टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 100 और इसका 50, और थर्मल रेजिस्टेंस जो रॉड के हैं वो है R, 2R और 2R। तो हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। और एक और बात, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसका एक एंड T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड T2 टेम्परेचर पे है, तो जो हीट ट्रांसफर होता है जिसको हम कहते हैं हीट करंट, ठीक है, उसको IH से डिनोट कर सकते हैं, कभी Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हीट करंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है T1 माइनस T2 जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई R। और R क्या होता है, R होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के लिए अगर उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है L डिवाइडेड बाई KA। तो L होता है लेंथ, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और K होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो ये जो कहानी है ये बहुत सिमिलर है किसके, I इज इक्वल टू V बाई आर के। यानी कि जो जो करंट में होता है वो सारी चीजें हम एनालॉजी लेके हीट ट्रांसफर में कर सकते हैं, कंडक्शन में कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो बेसिकली जंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी नेट करंट होगा रीचिंग और कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो वही अप्लाई करते हैं। तो यहां का टेम्परेचर अज्यूम कर लेते हैं थीटा। ओके, अब मैं थीटा क्या कर रहा हूं, थीटा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हाई टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। आपके अजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो चाहिए वो अज्यूम कर लीजिए, बस करंट का डायरेक्शन उसके हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को बहुत हाई टेम्परेचर अज्यूम कर रहा हूं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसको I1 कह लेते हैं। यहां करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसको I2 कह लेते हैं, और इसको I3 कह लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, किरचॉफ्स लॉ यूज करके मैं कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। तो अब सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहला I1 के लिए हम लिख सकते हैं थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। I2 के लिए हम लिख सकते हैं एक थीटा माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2R। और I3 के लिए हम लिख सकते हैं थीटा माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2R, और इसका समेशन हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 2R 2R और 2R उधर जाके 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 100 प्लस थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब सारे थीटा को साथ में ले आते हैं, तो 4 थीटा हो जाएगा 150, यानी कि थीटा हो जाएगा 75 का आधा, 37.5 डिग्री सेल्सियस, और ये होना चाहिए हमारा आंसर। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अगर आप चाहें तो इसको फटाफट नोट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए, thickness L1 and L2, thermal conductivities K1 and K2 respectively are joined to form a single plate of length L1 plus L2, ठीक है। डायग्राम देखिए, बहुत क्लियरली उसमें दिखाया गया है। If the temperature at the free surface are T1 and T2, calculate rate of flow of heat, ठीक है, यानी कि हीट करंट निकालना है। फिर हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, और फिर हमें निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो याद कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसी तरह की चीज है। अगर याद नहीं आया तो रेजिस्टेंस से आप एनालॉजी ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपने गेस कर ही लिया होगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। ये ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन है, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हीट करंट फ्लो करता है वो सेम फ्लो करता है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हीट करंट होगा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमें निकालना है, बेसिकली हीट करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू होता है लेंथ डिवाइडेड बाई के ए। लेंथ किधर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है उसको हम लेंथ लेते हैं। यानी R1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाई K1A, और R2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं L2 डिवाइडेड बाई K2A, है कि नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, दोनों का ही सेम है। ओके, यानी कि हीट करंट कितना हो जाएगा, हीट करंट हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो ये आ गया हमारा हीट करंट। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी चीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपली रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। ओके, डन, परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। तो मान लेते हैं यहां का टेम्परेचर T है। अब हीट जो फ्लो कर रहा है वो T1 से T2 में कर रहा है, यानी कि कौन हाइयर टेम्परेचर पे है, T1 हाइयर टेम्परेचर पे है और T2 लो टेम्परेचर पे है। तो T का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T1 और T2 के बीच में होगा। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है कि जो हीट फ्लो करेगा वो सेम करेगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस 1, ये जो पहला कंडक्टर है या पहला थर्मल रेजिस्टर है, इसमें जो हीट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 डिवाइडेड बाई K1A, है कि नहीं। ठीक है, L1 डिवाइडेड बाई K1A होता, K1A न्यूमरेटर में चला गया। अब ये सेम चीज हम लिख सकते हैं दूसरे कंडक्टर के लिए। अब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो T माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि T हाइयर टेम्परेचर पे होगा। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई हम करेंगे L2 डिवाइडेड बाई K2A। तो ये A और ये A गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T1 K1 L2 माइनस T K1 L2, दिस इज इक्वल टू K2 L1 T माइनस K2 L1 T2। ठीक है, तो T के टर्म्स को अगर साथ में ले आए, ठीक है, इस टर्म को RHS में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा T K1 L2 प्लस K2 L1, दिस इज इक्वल टू T1 K1 L2 प्लस K2 L1 T2। ठीक है, यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू T1 K1 L2 प्लस T2 K2 L1 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। ठीक है, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आप चाहिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डन, ओके। अब ये जो आंसर है अगर आप उसको री अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट अगर इनको मिलाकर, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर, दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए ताकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, आर इक्वलेंट को R1 प्लस R2 कर देना है। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों को हटा के मेरे पास एक सिंगल कंडक्टर है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय के इक्वलेंट, ये निकालना है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा के इक्वलेंट इनटू ए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट क्या होता है, आर इक्वलेंट होता है R1 प्लस R2, यानी कि ये हो जाएगा L1 अपॉन K1A प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2A। यानी कि यहां से ए और ए गया, तुम्हारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा के इक्वलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको एनालॉजी याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सॉर्टेड। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। Two metal cubes with 3 centimeter edges of copper and aluminium are arranged as shown in the figure. Find A, the total thermal current from one reservoir to the other. B, the ratio of the thermal current carried by copper cube to that carried by the aluminium cube. Thermal conductivity of copper is 401 SI units and that of aluminium is 237 SI यूनिट्स, ठीक है। तो गेस कीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, गेस क्या करना है, आपको पता ही है कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो अब ये देख के भी पता चल रहा है कि ये जो कंडक्टर है एल्यूमिनियम, ये 100 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और ये जो कंडक्टर है कॉपर, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों कंडक्टर के क्रॉस क्या है, सेम है। यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस, तो वो किस में आ जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर ई क्यू क्या होता है, ठीक है। 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा L1, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है L, और क्योंकि ये क्यूब है, इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L स्क्वायर, करेक्ट। ओके, यानी कि हम लिख सकते हैं लेंथ है L डिवाइडेड बाय के ए, तो हम इसको लिख सकते हैं के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L स्क्वायर, और दूसरे का 1 अपॉन आर, ओके, ये हमने उल्टा लिख दिया, 1 बाई आर लिखना है हमें, ठीक है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L स्क्वायर। यानी कि 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L, है कि नहीं। तो ये हो गया 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, सिमिलरली 1 अपॉन R2 हो जाएगा के ऑफ कॉपर इंटू द लेंथ, करेक्ट। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने 1 अपॉन आर ई क्यू निकाल दिया। तो अब जो हीट करंट होगा वो क्या होगा, हीट करंट हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई आर ई क्यू। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर ई क्यू, और 1 अपॉन आर ई क्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, के ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 237, और के ऑफ कॉपर कितना है 401, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा लेंथ से, और लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ओके। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना, ये मुझे मिल जाएगा 240
मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 638 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। ठीक है, अभी सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, आई एम सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे। ऑलराइट, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 1.53 इंटू 10⁻³ वॉट। ठीक है, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द रेशियो ऑफ थर्मल करंट कैरिड बाय द कॉपर क्यूब टू दैट कैरिड बाय द एल्यूमिनियम क्यूब। ओके, यानी कि करंट जो फ्लो करेगा एल्यूमिनियम के थ्रू और करंट जो फ्लो करेगा कॉपर के थ्रू वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो यहां पे भी वही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट अलग फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसका रेशियो कैसे निकालें? तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R। अब दोनों कंडक्टर्स के लिए T1 माइनस T2 क्या है? ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसमें ज्यादा करंट जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ करंट इन कॉपर डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा आई ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज इक्वल टू, अब इनवर्स रेशियो लेना पड़ेगा, यानी कि आर ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं आर ऑफ कॉपर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, के एल डिवाइडेड बाई के ए, इसको लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, आर ऑफ कॉपर को लिख सकते हैं के ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई सॉरी के, तो डिवाइड करना है आर ऑफ कॉपर से, तो आर ऑफ कॉपर से अगर डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई के ऑफ कॉपर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बेसिकली रेशियो क्या हो गया, कॉपर की कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा 401 डिवाइडेड बाय 237। ओके, अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो लगभग 1.7 के आसपास आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगेन एम्फेसाइज किस बात पे कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है तो कंडक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Three rods of material X and three rods of material Y are connected as shown in the figure. All the rods are identical in length and cross-sectional area. If the end A is maintained at 60 degrees Celsius, ये है A, and the junction E at 10 degrees Celsius, calculate the temperatures of the junctions B, C, and D. The thermal conductivity of X is 0.92 CGS units and that of Y is 0.46 CGS units. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और एनालॉजी लेने की कोशिश कीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत ही जाना माना पैटर्न है ये, तो आई नो कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए इन रॉड्स के। तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय के एक्स कितना है 0.92 इंटू ए, ठीक है। आर वाई कितना हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 0.46 इंटू ए, है कि नहीं। तो अगर आर एक्स को, अगर एक्स के रेजिस्टेंस को अगर आर कह लें, ठीक है, तो वाई का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, सिंपली वाई का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ये है रेजिस्टेंस 2R, ये है रेजिस्टेंस आर, आर 2R 2R और ये आर, ठीक है। अब ये बी सी डी और ई के बीच में जो एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्वियसली व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसका रेशियो जो है वो 1:1 है और इसका रेशियो भी 1:1 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इनके बीच का जो रेजिस्टर है उसको आप निकाल के फेंक सकते हैं, उसका इस सर्किट में कोई काम नहीं है। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा रेजिस्टेंस के जैसा, ठीक है, क्योंकि उससे अपन ज्यादा फेमिलियर है। तो ये ए रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस है 2R, बी तक आए। अब बी और सी डी क्या है, सेम पॉइंट्स है, सी डी क्या है, सेम पॉइंट्स है, यानी कि बी से कह सकते हैं ये जो पॉइंट है ये सी डी सेम पॉइंट है, करेक्ट। तो कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस 2R, करेक्ट, ओके। फिर आते हैं सी डी से लेके ई के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, ये है हमारे पास आर और ये है हमारे पास 2R और फिर आ गया हमारे पास पॉइंट ई, करेक्ट। तो ये आ गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये आ गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। यानी कि अब क्या हम कह सकते हैं, अब ये जो पैरेलल में है बी और सी के बीच में जो आर और 2R पैरेलल है और सी और ई के बीच में जो आर और 2R पैरेलल है, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2R, फिर हमारे पास क्या होगा, R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 3। फिर ये पॉइंट सी डी और फिर से R और 2R के बीच का कितना हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गया E, क्लियर। यहां पे कोई कंफ्यूजन, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने में कोई कंफ्यूजन है क्या, ओके। तो इसका फटाफट नोट कीजिए, फिर 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे पास ये है सर्किट, तो इस सर्किट को ले चलते हैं यहां पे, ओके। क्या है हमारे पास, आर है, फिर हमारे पास 2R/3 है और फिर हमारे पास E है, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C और D और इसका रेजिस्टेंस भी 2R/3 है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ओके। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कोई भी बता सकता है कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओके। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, करंट निकाल लें और करंट निकालने के बाद हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लें, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर थोड़े इवॉल्व हो गए हैं, थोड़े आप समझदार हो गए हैं, तो एक और काम कर सकते हैं जिससे आंसर और जल्दी आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है, ठीक है, एक बार बताइए, क्या ये 3:1 के रेशियो में, चेक करके बताइए, क्या ये 3:1 के रेशियो में है क्या, नहीं,
ठीक है, तो ये 3:1:1 के रेशियो में है। ओके, अगर ये 3:1:1 के रेशियो में, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको दिखा देता हूं, 1:2/3:2/3 है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको ऑलराइट, माय मिस्टेक, इसलिए ये नहीं आ रहा था। ठीक है, ओके, तो ये 2r/2r/3 के रेशियो में है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1:1/3 का रेशियो भी। ठीक है, यानी कि अगर 3 से सारे को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3:1:1 का रेशियो। ठीक है, वही मैं यहाँ पे बताना चाहता था, ये 2 यहाँ पे मिस हो गया था। ठीक है, तो ये कौन सा रेशियो है, ये 3:1:1 का रेशियो है। और क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। वो 50 डिग्री सेल्सियस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:1:1। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस को अगर 3:1:1 के रेशियो में अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा 30, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी हो जाएगा 10, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 60 से 30 घटाते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस। सी और डी का टेम्परेचर सेम होगा, और बी से यानी कि 30 से अगर 10 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेरे सारे आंसर्स आ जाने चाहिए। क्लियर, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है या ये जो रिलेशनशिप होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका हम काफी फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर है तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Two thin concentric shells made from copper and radius R1 and R2, where R2 is greater than R1, have a material of thermal conductivity K filled between them. The inner and outer spheres are maintained at temperatures TH and TC respectively by keeping a heater of power P at the center of the two spheres. Find the value of P. ठीक है, तो सिचुएशन अगर समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, तो सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। ओके, अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में एक मटेरियल भरा हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी k है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। और इसके सेंटर पे एक हीट सोर्स दिया हुआ है जिसका पावर कितना है? P। ओके, अब ये मेंटेन्ड है TH पे और ये मेंटेन्ड है TC पे, बेसिकली T हॉट T कोल्ड। यानी कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, इसके ऊपर से सोचें अगर, तो करंट का फ्लो जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए तो करंट का जो फ्लो है वो कैसा है? करंट का फ्लो रेडियली आउटवर्ड्स है कि नहीं? और टेम्परेचर TH और TC कांस्टेंट है, इसका मतलब जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लीजिए अगर कहीं का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? जितनी हीट आ रही है उससे कम हीट जा रही है। ओके, यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है? कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है? अगर टेम्परेचर सेम है, मतलब जितनी हीट आ रही है उतनी हीट जा रही है, तो ये कब होता है? स्टेडी स्टेट में होता है। और स्टेडी स्टेट में हीट करंट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पावर P रेडिएट कर रहा है और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है या रेट ऑफ कंडक्शन है वो कितना हो जाएगा? रेट ऑफ कंडक्शन जो है वो पावर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है बात? रेट ऑफ हीट कंडक्शन विल बी इक्वल टू द पावर। करेक्ट? ओके, अब कहानी यह है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो जब हम बोलते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो L/Ka होता है, ठीक है, तो ये किसके लिए बोलते हैं? ये हम तब बोलते हैं जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब यूनिफॉर्म होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक यूज कर सकते हैं क्या? कोई एक यूनिक वैल्यू एक यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ये जो रेजिस्टेंस है उसको छोटे छोटे रेजिस्टेंस में तोड़ना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करके फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करते हैं, यहां पे फिर से डायग्राम एक बनाते हैं फ्रेश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हीट करंट कैसा फ्लो कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम एक थिन स्फेरिकल शेल लेंगे, एक थिन स्फेरिकल शेल लेंगे जिसका थिकनेस कितना होगा? इसका थिकनेस होगा dr। ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल ले लिया जिसका थिकनेस है dr। तो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस है एक थिन स्फेरिकल शेल। और करंट कैसा फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है रेडियली। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस निकालें तो हम क्या कह सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L। L हमेशा क्या लेते हैं हम? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो इस छोटे से कंडक्टर की क्या बन जाएगा? इस कंडक्टर का लेंथ बन जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? ये dx, सॉरी dr लिया ना हमने, ये रहा dr। करेक्ट, तो ये हो गया L। डिवाइड किससे करना है? K, तो थर्मल कंडक्टिविटी है K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा है करंट, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं? तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस होगा, एरिया होगा, वो बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये हो जाएगा 4πr²। ओके, अब ऐसे ही शेल्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक डाल देंगे तो क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट हमारे पास कंडक्टर मिल जाएगा। और करंट क्या फ्लो कर रहा है? करंट सारे रेजिस्टेंसेस के थ्रू सेम फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूस समेशन है तो इसको हम कह सकते हैं ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो आर इक्विवेलेंट सिंपली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा dr/r²। फिर हमारे पास यहां पे है 4πk और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्वियसली कहां से कहां जाएगा? इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2, यानी ये इंटीग्रेशन जाएगा r1 से लेके r2 तक। तो ये बन जाएगा 1/4πk, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया।
dr का इंटीग्रल कितना, dr का सॉरी 1/r² का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो ये है r⁻², यानी r⁻1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि -1/r, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r1 से r2। तो अगर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/r1 -1/r2, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R2 -R1 डिवाइडेड बाई 4πk, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2। ओके, तो ये वन ऑफ द सिचुएशंस है जहां पे हमने थर्मल रेजिस्टेंस निकाला है, बट हमें डिफरेंट सिचुएशंस मिल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, डिफरेंट शेप्स मिल सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस मिल सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है तो। क्लियर? ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें पावर निकालना है या फिर हीट करंट निकालना है, ठीक है, तो हीट करंट बेसिकली कितना हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट, ठीक है, तो R इक्वलेंट अगर आप यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वन रॉड ऑफ अ यूनिफॉर्म ब्रास रॉड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया is kept at 100 degree Celsius. Okay. The other end is in perfect thermal contact with iron rod of identical cross section but length 8 centimeter. The lateral surface of the composite rod is surrounded by a heat insulator and the free end of the iron is kept at 0 degree Celsius. If 684 gram of ice melts in 1 hour, determine the thermal conductivity of iron. Thermal conductivity of brass is 0.25 calorie per second centimeter degree Celsius and latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. ओके, तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बारे में सोचिए, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, उन फैक्ट्स का क्या रिपरकशन होगा, उससे क्या हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी सोचिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कांटेक्ट है इसको कहा गया है कि ये परफेक्ट थर्मल कांटेक्ट है। इसका मतलब क्या, कि यहां से कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होगा, यहां से कोई हीट लॉस नहीं होगा, जो भी हीट फ्लो कर रही है ब्रास रॉड में वो आयरन रॉड में फ्लो करेगी। दूसरा क्या कहा गया है कि जो लैटरल सरफेस है, यानी कि ये जो सरफेस है इन दोनों रॉड्स का, वो इंसुलेटेड है। इसका मतलब हीट यहां से रेडिएट नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि जो भी हीट फ्लो होगी वो सिर्फ अलोंग द रॉड्स फ्लो होगी। क्लियर? ओके, तो अब क्या है सिचुएशन, अब सिचुएशन ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां 100 डिग्री सेल्सियस, यहां 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां कुछ हीट करंट तो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, यहां पे कुछ हीट करंट फ्लो कर रहा होगा, और अगर यहां पे हीट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आइस रखा हुआ है वो आइस मेल्ट करती जाएगी, ठीक है, और हमें बताया गया है कि 684 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन 1 आवर। करेक्ट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा, ठीक है, इसको कह लेते हैं dQ/dt, ठीक है, dQ/dt जो रेट ऑफ हीट फ्लो है यहां पे उसको निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो कितनी आइस मेल्ट की है, 684 ग्राम आइस मेल्ट की है, उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको पिघलाने के लिए 684 मल्टीप्लाइड बाई 60 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, क्या है ये, Q इज इक्वल टू ml, है कि नहीं, इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी, ठीक है, कितने टाइम में इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी, 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड में इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये है 80, तो ये 0 और ये 0 गया, ये 8 4 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 45, देन फिर ये किससे जा सकता है, ये 3 से जा सकता है, सो 3 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स, 3 2 6, एंड देन 6 3 8 24,
ठीक है, अभी भी एक बार और जा सकता है, ये 3 से 5 टाइम्स गया और ये 3 से 3 7 21 और 18 3 6 18, यानी कि आ गया 76/5। ऑब्वियसली यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा वॉट। हम सॉरी, यूनिट का टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, यूनिट का टेंशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सब कुछ हमें सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, हर एक क्वांटिटी जो दी हुई है हमें सीजीएस यूनिट में दी हुई है, तो उसको सीजीएस यूनिट में छोड़ देते हैं। सब कुछ अगर सीजीएस यूनिट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर भी सीजीएस यूनिट में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 76 डिवाइडेड बाई 5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 3 5 टाइम्स 3 7 21 3 6 18, तो 76/5। ओके, ये अमाउंट, ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, ठीक है। और रेट ऑफ हीट फ्लो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो यही है जो इस कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द हीट करंट ऑल्सो। तो आपका जो हीट करंट है वो क्या हो जाएगा, वो dQ/dt ही हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब रेट ऑफ हीट फ्लो यहां पे निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है जो T1 माइनस T2, 100 डिग्री सेल्सियस यहां, 0 डिग्री सेल्सियस यहां, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, R इक्वलेंट। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी R इक्वलेंट हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो dQ/dt कितना आ गया, 76/5। T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, करेक्ट। R1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो L/K1A, तो ये है हमारा L डिवाइडेड बाई K1, तो ये ब्रास का K1, ब्रास का कितना दिया हुआ है 0.25 इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लेंथ ऑफ आयरन रॉड, लेंथ ऑफ आयरन रॉड कितना है 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, ये हम निकालना है हमें, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। आ गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन मिल जाएगी, ऑलराइट। तो कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, कैलकुलेशन हम श्योर आप कर लेंगे, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे दो कॉन्सेप्ट्स, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट और हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं 111.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस